मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे, मतलब एमसीक्यू देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि आँख का कौन सा भाग पारदर्शी होता है और बाहर की ओर उभरा होता है? क्या वो कॉर्निया होता है, क्या वो रेटिना होता है, आइरिस होता है, या ऑप्टिक्स नर्व होता है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या है देखते हैं। अगला सवाल है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? क्या वो रेटिना नियंत्रित करता है, या पुतली, या कॉर्निया, या लेंस? तो इसका सही आंसर होगा पुतली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेटिना पर बनने वाले छवि कैसी होती है? मतलब जो मानव नेत्र का जो रेटिना होता है, जो इस पर की इमेज बनता है, तो वो इमेज की प्रकृति कैसी होती है? क्या वो आभासी तथा सीधा होता है, क्या वास्तविक एवं सीधा होता है, या वास्तविक उल्टा, या आभासी एवं उल्टा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक एवं उल्टा। तीसरे नंबर सवाल के बाद हम लोग चलते हैं चौथे नंबर सवाल की तरफ। आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? क्या वो रेटिना है, कॉर्निया है, लेंस है, या आइरिस है? तो इसका जो सही आंसर है आपका आइरिस होगा। आगे बढ़ते हैं लोग, जिसमें लिखा हुआ है विभिन्न दूरियों की वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या उसे समंजन क्षमता कहते हैं, या विक्षेपण कहते हैं, या परावर्तन कहते हैं, या प्रकीर्णन कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है आपका, इसको समंजन के नाम से जानते हैं। मतलब नेत्र जो है नज़दीक और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अपने फोकस दूरी में बदलाव करता है। इसी क्रिया को हम लोग समंजन क्षमता के नाम से जानते हैं, या नेत्र की समंजन के क्षमता के नाम से जानते हैं। छठे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं कि मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? मतलब आँख जो है कम से कम कितनी दूरी तक स्पष्ट रूप से देख सकता है? क्या वो 15 सेंटीमीटर तक, मतलब उससे कम जाने पर उसको जो है देखने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा, अर्थात स्पष्ट रूप से दिखलाई नहीं देगा। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या वो 15 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, या 30 सेंटीमीटर है? तो इसका सही आंसर होगा आपका 25 सेंटीमीटर। और आँख के लिए दूसरा सवाल है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है? मतलब आँख जो है अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकता है? तो इसका सही आंसर होगा अनंत तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मायोपिया को किस नाम से जानते हैं? मायोपिया को जो है क्या हम लोग दूरदृष्टि बोलते हैं, या जरा दृष्टि बोलते हैं, या कलर ब्लाइंडनेस अर्थात वर्णंधता बोलते हैं, या निकट दृष्टि दोष के नाम से जानते हैं? तो इसको जो हम लोग निकट दृष्टि दोष अर्थात ऑप्शन नंबर डी, नियर साइटेडनेस के नाम से जानते हैं मायोपिया को। आठवें नंबर के बाद हम लोग चलते हैं अब अगला सवाल की तरफ, जिसमें कि आपका होगा मायोपिया का सुधार किससे किया जाता है? मतलब अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया अर्थात शॉर्ट साइटेडनेस हो जाए तो उसके लिए किस प्रकार के चश्मे का प्रयोग किया जाता है? क्या वो उत्तल लेंस के चश्मे का, या बेलनाकार लेंस का, या अवतल लेंस का, या द्विफोकल लेंस का? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया हो गया है तो वो अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेगा। अगला सवाल है कि हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाई, मतलब हाइपरमेट्रोपिया का सुधार किससे किया जाता है? तो देखिएगा, मायोपिया का सुधार अवतल लेंस के द्वारा, तो हाइपरमेट्रोपिया का जो सुधार है वो उत्तल लेंस के जरिए किया जाएगा। 10 के बाद हम लोग चलते हैं 11 नंबर पर। यहाँ पर दिया है हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाए तो वो कहाँ की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा? क्या वो दूर की वस्तु को, या गतिशील वस्तु को, रंगीन वस्तु को, या निकट की वस्तु को? तो जब व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो वह निकट की वस्तुओं को जो है स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। आगे बढ़ते हैं लोग, इसमें नेत्र लेंस के धुंधला होने से होता है।
अगर मान लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जो है नेत्र लेंस धुंधला हो जाए तो उसको क्या हो जाएगा, मायोपिया हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा, या स्टिग्मैटिज्म हो जाएगा, या मोतियाबिंद हो जाएगा। तो 12 नंबर का आंसर है आपका मोतियाबिंद, अर्थात लेंस पर अगर धुंधला जमा हो जाए तो उसे मोतियाबिंद हो जाता है। 13 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं और इसमें लिखा हुआ है श्वेत प्रकाश का अपने घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है। मतलब जो श्वेत प्रकाश मतलब सूरज का जो प्रकाश होता है, जो प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है। तो प्रकाश के इस घटना को हम लोग किस नाम से जानते हैं? परावर्तन के नाम से, अपवर्तन के नाम से, प्रकीर्णन के नाम से, या विक्षेपण के नाम से। तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी होगा, उसको हम लोग विक्षेपण के नाम से जानते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है? केवल परावर्तन के कारण, या अपवर्तन के कारण, या प्रकीर्णन के कारण, या तीनों के कारण? तो इसका सही आंसर है आपका तीनों के कारण। मतलब कि इंद्रधनुष का निर्माण जो है उसमें विक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन तीनों पाए जाते हैं। 14 नंबर के बाद अब 15 नंबर पर चलते हैं। लिखा हुआ है किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? क्या लाल रंग की, बैगनी रंग की, नीले रंग की, या हरे रंग की? तो हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ही पूछ दिया कि सबसे कम किसका होता है। तो ये जो है आपका बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल के तरफ कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, या विक्षेपण के कारण? तो आकाश का नीला रंग जो है वो प्रकाश के स्कैटरिंग अर्थात प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं लोग, वायुमंडल में कौन सा रंग सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है? तो देखिए वायुमंडल का जो अब जब हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है, अर्थात यही रंग सबसे ज़्यादा प्रकीर्णित हो पाता है। आगे बढ़ते हैं लोग, यहाँ पर है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय 19 नंबर में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन बढ़ जाता है, परावर्तन होता है, नीला प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, या हरा प्रकाश अवशोषित हो जाता है। तो आपको इसका जवाब जो है कमेंट में देना होगा। मैं आप लोगों के लिए ये क्या करता हूँ, सवाल छोड़ता हूँ 19 नंबर का। चलिए मैं भी तो देखूं कि आप लोग कितना तैयारी करते हैं। 20 नंबर है टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन, टिंडल प्रभाव किस में देखा जाता है? ट्रू सोल्यूशन में, ये सच्चा विलियन नहीं है यहाँ पर, प्योर वाटर में, शुद्ध जल में, वैक्यूम में, या कोलाइड विलियन में? तो 20 नंबर का जो आंसर होगा कि जो है टिंडल इफेक्ट जो है वो आपका कोलाइड सोल्यूशन में देखने को मिलता है। 20 नंबर के बाद चलते हैं 21 नंबर पर। मानव नेत्र किसके समान कार्य करता है? कैमरा के भांति, सूक्ष्मदर्शी के भांति, दूरबीन की भांति, या पेरिस्कोप की भांति? तो मानव नेत्र एक कैमरे की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। 21 नंबर के बाद जो है हम लोग बात करेंगे 22 नंबर की, जिसमें लिखा हुआ है कि रेटिना किसके समान कार्य करता है? लेंस के जैसा, दर्पण के जैसा, पर्दा के जैसा, या प्रिज्म के जैसा? तो मानव नेत्र का जो रेटिना होता है वो एक स्क्रीन के जैसा काम करता है। 22 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा। 23 पर चलते हैं। लिखा हुआ है नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा बदली जाती है? तो नेत्र का जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या रेटिना के जरिए बदली जाती है, या आइरिस के जरिए, या कॉर्निया के जरिए, या सिलियरी मसल्स के जरिए? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, सिलियरी मसल्स के जरिए जो है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदली जाती है। अगला सवाल है 24 नंबर, ब्लाइंड स्पॉट वह बिंदु है जहां लेंस नहीं होता, या आइरिस नहीं होता, कॉर्निया नहीं होता, या दृष्टि तंत्रिका आँख से निकलती है? तो 24 नंबर का होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं लोग 25 नंबर सवाल के तरफ। आँख के दृष्टि स्थायित्व लगभग होता है, मतलब जब भी आँख पर इमेज बनता है रेटिना पर तो कितने समय तक उस पर स्थिर रहता है? तो 25 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1/16 सेकेंड,
मतलब 1 सेकंड के 16वें भाग तक जो है आँख पर इमेज बना रहता है। आगे बात करते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विभाजन क्या कहलाता है। प्रिज्म द्वारा अगर श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो 7 रंगों में बट जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं या विक्षेपण कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं या विवर्तन कहते हैं। तो 26 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। 27 नंबर सवाल के तरफ चलते हैं। प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो इसमें सबसे कम विचलित होने में आपका होगा लाल रंग। आगे बढ़ते हैं 28 नंबर के तरफ। बीच कलर इज डेविएटेड द मोस्ट थ्रू ए प्रिज्म। प्रिज्म से गुजरते समय बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के नज़रिए से ये सवाल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रिज्म से गुजरते समय कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। तो सबसे अधिक जो है वायलेट कलर अर्थात जो है आपका बैगनी कलर का जो है विचलन सबसे अधिक होता है। 29 नंबर के तरफ बढ़ते हैं कि दृश्य वर्णक्रम में कितने रंग होते हैं, मतलब विजुअल स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि स्पेक्ट्रम में जो है आपके 7 रंग होते हैं। ये जो कलर कोड है VIBGYOR, जिसमें V का मतलब वैलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब रेड होता है। तो ये किससे है, तो ये वर्णक्रम के क्या है, रंग है। मतलब जब भी प्रिज्म से होकर के श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है। ये उसी का क्रम है। ये एक जैसे हम लोग बोलते हैं वैजानी हापी नाला हिंदी में, तो उसी का जो है ये कोड है। 31 नंबर पर चलते हैं कि लेंस कैसा होता है, मतलब मानव नेत्र का जो लेंस होता है वो किसकी भांति होता है। अवतल के जैसा, उत्तल के जैसा, माफ़ कीजिएगा समतल के जैसा, बेलनाकार की उत्तल जैसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मानव नेत्र जो होता है वो उत्तल लेंस के जैसा काम करता है। 31 नंबर के बाद बात करते हैं हम लोग 32 नंबर पर। ये जरा दृष्टि दोष समानता किसके कारण होता है। जिस व्यक्ति को भी जरा दृष्टि दोष अर्थात पर्श बायोपिया हो जाता है तो उसको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है उम्र बढ़ने के साथ जो है ये रोग पाया जाता है। बात करेंगे तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है। क्या वो परावर्तन के कारण होता है या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, विक्षेपण के कारण या प्रकीर्णन के कारण। तो तारों का टिमटिमाना मतलब ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार, ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो पाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखता है सूर्योदय का वास्तविक समय से पहले दिखाई देना किसके कारण होता है। तो ये जाहिर सी बात है, इसको सीधे हम लोग करते हैं, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हो पाता है। मतलब सूरज उगने से पहले और डूबने के बाद भी जो है वो दिखाई दे देता है 2-2 मिनट के अंतर पर। तो इसको हम लोग वायुमंडलीय अपवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है रेटिना की प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं हैं। मतलब रेटिना द साइट लाइट सेंसिटिव सेल ऑफ रेटिना को क्या कहते हैं। मतलब रेटिना का वो कौन सा भाग है जो लाइट सेंसिटिव है। तो रोड्स एंड कॉन्स, नेफ्रॉन, प्लेट्स या एलोवेली। तो ये जो है 35 नंबर की बात करते हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रॉड एंड कॉन्स। ठीक है। 36 नंबर की तरफ चलते हैं हम लोग। किस नेत्र दोष सुधार द्विफोकसी लेंस से किया जाता है। तो देखिएगा, अगर आपको निकट दृष्टि दोष अर्थात मायोपिया अर्थात शॉर्ट साइटेडनेस है तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा। अगर आपको दूर दृष्टि दोष अर्थात फार साइटेडनेस है तो उसमें आपका उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। और जब आपको परबायोपिया हो जाएगा तो उसमें जो है इन दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, क्यों? क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। आगे बात करते हैं 38 नंबर के तरफ। इसमें लिखा है कि आँख में प्रकाश प्रवेश करता है किसके जरिए। रेटिना के जरिए, ऑप्टिक्स नर्व के जरिए या प्यूपिल के जरिए, सिलियरी मसल्स के जरिए। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पुतली के जरिए जो है आँख में प्रकाश जो है प्रवेश करता है। द ऑप्टिकल नर्व कैरीज, दृष्टि तंत्रिका क्या वहन करती है। ब्लड, लाइट रेज या न्यूट्रिएंट्स या विजुअल इम्पल्स टू ब्रेन। तो जो नेत्र में जो दृष्टि तंत्रिका होती है वो जो है इमेज को लेकर के जाती है मस्तिष्क तक। ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। 40 नंबर और अंतिम नंबर सवाल है यहाँ पर ये। कोहरे में प्रकाश का मार्ग दिखाई देने के लिए कौन सी घटना उत्तरदायी है? क्या वो परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है या टिंडल इफ़ेक्ट है? तो 40 नंबर का होगा कोहरा वाला जो ये कंडीशन है, ये आपका टिंडल इफ़ेक्ट के कारण दिखलाई देता है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए।